मणिपुर जल रहा है। दो महीने से ऊपर हो गए हैं इस बात को और हर दिन फ्रेश वायलेंस आज भी रिपोर्ट हो रही है। 140 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। 140 लोग, एक बार सोच के देखना इस नंबर को। अब तक आपने डेफिनेटली सुन लिया होगा कि यहाँ पर कोई दो ट्राइब्स हैं, इनके बीच की लड़ाई है, कुछ रिजर्वेशन का भी इशू है, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। इसकी जो स्टोरी है वो बहुत डिटेल्ड है। पूरी हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है वो इतनी ज्यादा डीप है कि आई एम श्योर इसके 1% पार्ट का भी अंदाजा आपको नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर डीप डाइव करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। पता नहीं किसने लगाई आग घरों में। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 मई को शुरू हुई हिंसा की चिंगारी लगातार सुलग रही है। जान माल का ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाएगी। किसने भड़काई आग दिलों में, किसने फूंक दिया इंसानियत होने की आखिरी उम्मीद को, तो उपायों की दुनिया को किसने जंगल में बदल दिया। मगर हाथों में कुदाल, कलम और कंप्यूटर लेकर चलने वाले लोगों ने बंदूकें उठा ली। देखो, किसी स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो इससे पहले ये तो जान लें कि ये स्टेट है क्या, क्योंकि आई एम श्योर हम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अगर मैं भारत का एक ब्लैंक नक्शा पकड़ा दूं और बोलूं मणिपुर कहाँ है दिखाओ, तो शायद वो पॉइंट नहीं कर पाएंगे। भारत के मैप में अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखें तो यहाँ पर 7 स्टेट दिखाई देते हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स बोला जाता है, और इनमें से ही एक है मणिपुर। मणिपुर 3 तरफ से तो भारतीय स्टेट नागालैंड, असम और मिजोरम से घिरा है, वहीं चौथी तरफ म्यांमार पड़ता है जिसके साथ ये 350 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर हमारी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मणिपुर को एक बार ना नेहरू जी ने भारत का ज्वेल भी कह दिया था, यानी भारत का रत्न। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर ज्योग्राफिकली चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ 7 पहाड़ियां हैं जिसके बीच में एक वैली है, और वो वैली एकदम ओवल शेप की है जो कि एक ज्वेल की तरह दिखाई देती है। अब नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ की है ही स्पेशल, उसके साथ साथ स्पोर्टिंग टैलेंट भी बेमिसाल है। बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में मणिपुर से इतने ओलंपिक मेडल आ जाते हैं कि लिटरली इस पे एनालिसिस करते हुए आर्टिकल लिखे जाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। मणिपुर भारत का हिस्सा कैसे बना, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके बैकड्रॉप में आपको 2 मेजर वॉर्स भी मिलेंगी और इस स्टोरी का भी डायरेक्ट कनेक्शन। देखो, मणिपुर पहले एक सेपरेट किंगडम था और म्यांमार के साथ ये एक बॉर्डर शेयर करता है। तब म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था। मणिपुर और बर्मा दोनों किंगडम थे और इनके बीच में खूब वॉर होती थी, लेकिन 1820s में बर्मा ने मणिपुर पर काफी बड़ा अटैक करा, जिसके बाद 7 साल तक लड़ाई चली। इसे 7 years ऑफ डेवस्टेशन कहा जाता है मणिपुर के लिए। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मणिपुर के किंग को सपोर्ट करा और बर्मा को हराया, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने मणिपुर पर अपना ही कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। इसके अगेंस्ट में मणिपुर एंग्लो वॉर भी हुआ 1891 में। अब ब्रिटिशर्स के पास बंदूक और बारूद थी और मणिपुर के लोगों के पास थे तीर कमान, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने ये वॉर जीत ली। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मणिपुर के जो किंग थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज जापान के साथ थी। जापान की आर्मी ने बर्मा के रास्ते मणिपुर में एंट्री कर ली और मणिपुर का ही मोइरांग वो जगह बनी जहां पूरे भारत में पहली बार 19 अप्रैल 1944 को तिरंगा लहराया गया। लेकिन फिर इम्फाल पहुंचने से पहले ही ब्रिटिशर्स ने इन्हें रोक दिया। इवेंचुअली 47 में भारत आजाद हुआ। 49 में यहाँ के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा। 62 में ये एक यूनियन टेरिटरी बना और 72 में मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। अब ये तो हुई बात कि मणिपुर के साथ बाकी लोगों की क्या वॉर चल रही थी, लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था तब मणिपुर के अंदर भी एक लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई बिल्कुल वोल्केनो की तरह काफी पुरानी है और कभी कभी इसके अंदर से लावा बाहर निकल के आता रहता है, और इसी की एक झलक पिछले 2 महीनों में पूरा देश देख रहा है। ये कौन सी लड़ाई है, इसको समझने के लिए हमें एक बार फिर से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इस बार मणिपुर के बाहर नहीं, मणिपुर के अंदर जाना पड़ेगा। याद है मैंने बताया था मणिपुर एक ज्वेल है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में वैली है। बस इसी वैली और हिल्स के बीच में रहने वाली क्लैंस के बीच में वहां पर क्लैशेस हो रहे हैं। मणिपुर बेसिकली 2 क्लियरली डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। 90% जो मणिपुर का एरिया है वो हिली रीजन है। यहाँ पर नागा और कुकी ट्राइब्स रहते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन लोग हैं। बाकी जो 10% एरिया बचता है उसमें मेइती ट्राइब के लोग रहते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली
प्रेडोमिनेंटली हिंदूज हैं, बट इसमें कुछ बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स भी हैं। नागा और कुकी ट्राइबल लोग हैं, इन्हें एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला है और जो पूरा 90% हिल रीजन है वहां पर सिर्फ यही लोग जमीन खरीद सकते हैं। नागा और कुकी की टोटल पॉपुलेशन स्टेट में 45% है, मगर इनके पास 90% एरिया है। वहीं मेती की टोटल पॉपुलेशन 55% के अराउंड है, यानी कि मेजॉरिटी में, लेकिन ये सिर्फ स्टेट के 10% एरिया में रहते हैं और ये मोस्टली वैली रीजन में आता है। मेती कम्युनिटी के पास एसटी स्टेटस भी नहीं है, इसलिए इनको ओबीसी या एससी कैटेगरी में ही रिजर्वेशन मिलता है और ये लोग हिल्स में जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन मेतीस के पास एक पावर है, वो है पॉलिटिकल पावर। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए मणिपुर की जो स्टेट असेंबली है उसमें जो 60 सीट आती हैं उसमें 40 सीट वैली रीजन से ही आती हैं और बाकी 20 सीट्स आती हैं हिल रीजन से। अब सारी लड़ाई बस इस बात की है कि वैली में रहने वाले मैतीस बोलते हैं कि भैया हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिसोर्सेज पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए, हम सिर्फ 10% लैंड में क्यों रहें, हमें हिल्स में भी जगह मिलनी चाहिए, हम भी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। The High Court decision comes at a time when there has been massive opposition to the demand for ST status for Meiteis in the state, with tribal student bodies even threatening protest over the issue. कुकी और नागा ट्राइब के लोग बोलते हैं कि भैया मैतीस ऑलरेडी एजुकेटेड है, रिजर्वेशन दे दिया तो ये हमारा जमीन ले जाएंगे, हमारे पास बस जमीन के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये भी चीज चली गई तो हम करेंगे क्या, ये हिल्स हमारे हैं और ये हमारे ही रहने चाहिए। अब इस पूरी डिबेट में एक एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व है। याद है मणिपुर का म्यांमार से बॉर्डर, इस म्यांमार में पॉलिटिकल हालत मोस्टली खराब ही रहते हैं, वहां से इसलिए बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन होता है। 1970s से कहानी चल रही और रिसेंटली वहां पर एक आर्मी ने कू कर दिया था, वहां पर आर्मी की सरकार आ गई तो और ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन मणिपुर में बढ़ने लगा और ये इलीगल इमिग्रेंट काफी ज्यादा हिली एरिया में भी जाके बसने लगे। इस पूरी डिबेट में एक एंगल ड्रग वाला भी आता है। वैसे मणिपुर की जो सरकार है वो बोलती है कि यहाँ पर चोरी छिपे अफीम की खेती होती है जो कि स्टेट में बैंड। पिछले कुछ सालों में सरकार ने 15,000 एकड़ एरिया में अफीम की खेती डिस्कवर करी, इसमें 13,000 एकड़ कुकी डोमिनेटेड हिली रीजन में ही मिले। इस चीज को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक मैसिव ड्राइव चला रखी है। सरकार ऐसी सारी लैंड्स को एनक्रोचमेंट मान के जब्त कर लेती है और इससे ट्राइबल्स बिल्कुल खुश नहीं है। उनका मानना है कि सरकार जानबूझ के उन्हें टारगेट कर रही है और उनकी जमीन सरकार कंट्रोल करना चाहती है। इस साल फरवरी में चीजें और ज्यादा इंटेंस हो गई जब सरकार ने फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लैंड को एनक्रोचमेंट बता के उनका इविक्शन प्रोसेस भी शुरू कर दिया। लोकल ट्राइबल्स ने गवर्नमेंट के इस मूव को एंटी ट्राइबल एक्टिविटी के रूप में देखा और इस पर काफी प्रोटेस्ट हुआ। ये मामला और भी ज्यादा तब बढ़ने लगा जब इसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि मार्च में थॉमस ग्राउंड पर ट्राइबल लोगों ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ एक रैली निकाली जो इवेंचुअली वायलेंट क्लैशेस में बदल गई। इसमें 5 लोग इंजर्ड हो गए। इसके रिजल्ट में मणिपुर की स्टेट कैबिनेट ने यहाँ की 2 कुकी बेस्ड मिलिटेंट आउटफिट यानी दी कुकी नेशनल आर्मी और दी जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ जो उनका सस्पेंशन ऑपरेशन चल रहा था उसको विड्रॉ कर दिया। इस एग्रीमेंट में यह था कि भाई कुकी ग्रुप वायलेंस नहीं करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट उन पे कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये कुकी ग्रुप्स लोकल ट्राइब को लैंड इशू पे भड़का रहे हैं, इसलिए अब इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने और ज्यादा स्ट्रिक्टली इस बात को अंडरलाइन किया कि भाई गवर्नमेंट अपने डिसीजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये जो कुकी ट्राइब के लोग हैं ये अपनी लैंड को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं और जो सरकार है उसमें ज्यादातर लोग मेती कम्युनिटी के हैं, इसीलिए इस एक्शन ने कुकी वर्सेस मेती वाला जो सेंटिमेंट था उसको और हवा देनी शुरू कर दी। मणिपुर में माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था कि इतने में ही 11 अप्रैल को इम्फाल के ट्राइबल कॉलोनी में 3 चर्चेस को इलीगल कंस्ट्रक्शन बता के डिमोलिश कर दिया गया। अब मैंने बताया था नागा और कुकी ट्राइब के ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, तो इस एक्शन को भी कई सारे लोगों ने मेती वर्सेस कुकी वाला रंग देना शुरू कर दिया। इस इंसिडेंट के बस 9 दिन बाद यानी 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर के हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आ गया। मेती कम्युनिटी 2013 से कोर्ट में कह रही थी कि हमें एसटी कैटेगरी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इनके सपोर्ट में डिसीजन दिया और गवर्नमेंट को ऑर्डर करा कि इनकी जो रिक्वेस्ट है उनको कंसीडर किया जाए और 4 हफ्तों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट भेजा जाए। इस इंसिडेंट के बाद जो मेती वर्सेस कुकी वाला वोल्केनो धीरे धीरे गर्म हो रहा था उसका टेम्परेचर एकदम पीक पर चला गया और इस इंसिडेंट के बस 8 दिन बाद यानी 28 अप्रैल को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को जाना था चूड़ा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिम इनॉग्रेट करने के लिए। इस इनॉग्रेशन से सिर्फ एक दिन पहले यानी 27 अप्रैल को उस जिम में प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी और पब्लिक मीटिंग वेन्यूज को भी वेंडलाइज कर दिया। अब इसके बाद इस एरिया में सेक्शन 144 लग गया, इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई। चूड़ा चंद्रपुर जैसे ट्राइबल डोमिनेटेड 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ नॉन ट्राइबल वाले 5 और डिस्ट्रिक्ट में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। मतलब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे वोल्केनो से लावा रिसना शुरू हो चुका है और
इस वोल्केनो का लावा फट के बाहर निकला 3 मई को। इस दिन एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च का आयोजन किया, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। और ये रैली जब चूड़ा चंद्रपुर के तोरबुंग एरिया से आगे होते हुए गुजर रही थी, तब इसमें वायलेंस शुरू हो गई। इस दौरान अलग अलग जगहों पर मेती और कुकी दोनों ही कम्युनिटी के लोगों के घरों में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स में गई और क्लैशेस काफी बड़े लेवल पर हुए। यहाँ पर कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एक बीजेपी एमएलए पर भी अटैक किया गया, जिसमें उनके ड्राइवर की डेथ हो गई। न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 मई को जो इंसिडेंट हुआ उसमें 60 लोगों की डेथ हुई और 1700 से भी ज्यादा घरों को जला दिया गया। और 5 मई तक लगभग 23,000 लोगों को वायलेंस वाले एरिया से इवैक्यूएट किया जा चुका था। 4 मई को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर में आर्टिकल 355 इन्वोक करते हुए यहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको टेक ओवर कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी वायलेंस लगातार जारी थी। आज 2 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है और इस पूरे इंसिडेंट में 140 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 300 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। करीबन 50,000 लोग अपनी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इस वीडियो में मैंने बार बार मैती और कुकी कम्युनिटी के टेंशन को वोल्केनो से कंपेयर किया है और मैंने अभी तक आपको यह भी एक्सप्लेन नहीं करा कि मणिपुर की जो वॉर पहले हुई थी उसका इस करंट क्लैश से क्या रिलेशन है। देखो, ये जो क्लैशेस हैं ये वोल्केनो जैसे इसलिए हैं क्योंकि इनकी हिस्ट्री, ये एसटी कैटेगरी, ये लैंड इशू, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा डीप है। ये एक्चुअल में एक क्लैश ऑफ क्लैन। मणिपुर की जो हिस्ट्री है वो मेतीस से काफी क्लोजली लिंक्ड है। इनका जो पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल आप आज देखते हैं ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि मेती किंग शुरू से ही मणिपुर के वैली में रहते थे और उस टाइम पर भी कुकी और नागा ट्राइब से इनके क्लैशेस होते थे क्योंकि मेती किंग्स अपने किंगडम को एक्सपैंड करना चाहते थे। देखो, जब बर्मा से 7 साल तक लड़ाई चल रही थी तब मेतीस पर भी अत्याचार हुआ था और कुकी ट्राइब पर भी। लेकिन जब 1826 में ब्रिटिशर से मेती किंग ने सपोर्ट मांगा तो एंग्लो बर्मीज वॉर में बर्मा हार गया और इसके बाद ब्रिटिशर से मेतीस का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा हो गया। तो कुकी ट्राइब के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मेतीस को ब्रिटिशर्स फेवर करते हैं, उनको ज्यादा फर्टाइल लैंड दे रहे हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और इसके बाद जब 1972 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से चेंज करके स्टेटहुड मिला, तब भी यहाँ पर मेतीस की ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया और इसीलिए हिली एरिया में रहने वाले ट्राइबल लोग ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके ज्यादा फेवर में नहीं रहती। तो मणिपुर की आज की सिचुएशन देख लो या इनकी जो पूरी हिस्ट्री रही है उसे देख लो, आपको एक चीज साफ समझ में आएगी कि जो आज की प्रॉब्लम चल रही है इसको सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है। ये मैटर कोई सिंपल 2 ग्रुप का क्लैश नहीं हो रहा है, एक हिस्टोरिकली इंटरट्वाइंड टसल है जो एक झटके में सॉल्व कैसे हो सकती है भाई। देखो, मैं पर्सनली मणिपुर कभी नहीं गया, मैं पर्सनली किसी मणिपुरी को जानता भी नहीं हूं, तो मैं यूट्यूब में वीडियो बना के इतने बड़े इशू को सॉल्व कैसे कर सका हूं। शायद ये वीडियो देखने वाले ज्यादातर लोगों का भी बिल्कुल सेम सिचुएशन होगा। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री से अगर एक बात हम सब ने सीखी है वो ये है कि इंटरनल बैटल करने से कोई भी रीजन कभी स्ट्रॉन्ग बनता ही नहीं है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस से ही प्रॉस्पेरिटी आती है। मणिपुर में नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, स्पोर्ट्स का तगड़ा कंट्रीब्यूशन है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, इन सब को प्रिजर्व करके ही प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचना है तो वॉर खत्म करके पीसफुल डायलॉग करना ही मेती और कुकी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद ये बात धीरे धीरे वहां के लोकल लोग समझ भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं, तभी तो हमें इस तरह के मार्च और वीडियोस सामने आते दिखते हैं। ये जो लड़ाई हुई है इसका मतलब नहीं है हम लड़ते ही रहेंगे। We have to live in peaceful life, otherwise कैसे जिएंगे।